नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे 127वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। जानेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन की हिस्ट्री क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन कैसे हुआ। इसके अलावा हम जानेंगे मंडल कमीशन के बारे में, इंदिरा साहनी केस के बारे में और मराठा कोटा क्या है। इस सब से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को हम देखेंगे और साथ ही जानेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। लोकसभा में पास किया गया है 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021। ये हुआ है यूनानिमस सपोर्ट के साथ, यानी कि किसी ने भी इसके अगेंस्ट में वोट नहीं किया है। इसके साथ ही सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि एक केयरफुल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। कई सारे लोकसभा एमपीज़ की डिमांड पर जो कि कर रहे हैं 50% कैप ऑफ रिजर्वेशन को हटाने के लिए, यानी कि रिजर्वेशन पर जो है 50% का लिमिट लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आगे हम जानेंगे कि ये कैसे लगाई गई है। इसके साथ ही हम जानते हैं प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि है आर्टिकल 368 में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बिल है वो हम पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यह बिल हर हाउस में मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और होना चाहिए ये स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि अगर मेंबर्स प्रेजेंट हैं जितने, उनके 2/3 इसके फेवर में वोट करने चाहिए। यानी कि अगर पार्लियामेंट में 300 मेंबर्स हैं तो जो मेजॉरिटी होती है वो तो हमारी 151 पर ही हो जाती है। लेकिन अगर हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो कम से कम 200 लोग चाहिए हमें फेवर में। यदि इस तरह के संशोधन के लिए दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में असहमति होती है तो यहाँ पर कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है कि उनकी जॉइंट सिटिंग बिठाई जा सके, यानी कि ये संविधान संशोधन हो ही नहीं पाएगा अगर ऐसा होता है। यदि पार्लियामेंट चाहे कि हम 368 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताता है प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसी को अमेंड कर दें, तो इस बिल को चाहिए कि वो कम से कम आधी स्टेट्स के द्वारा रेटिफाई किया गया हो। इस बिल को स्टेट्स द्वारा रेटिफाई होने के लिए कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी गई है। बस ये प्रेसिडेंट की असेंट के लिए उनके पास भेजने से पहले रेटिफाई हो जाना चाहिए। अब जानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन रूलिंग से संबंधित एक केस में कहा 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसे सही ठहराया और कहा कि प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की रिकमेंडेशन के आधार पर ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी कम्युनिटी को स्टेट ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। स्टेट का इसमें कोई भी हाथ नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया एनसीवीसी को, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। इसमें कुछ आर्टिकल ऐड किए गए संविधान में, वो थे 338V और दूसरा आर्टिकल 342A, जो कि जिसमें 2 क्लोजेज ऐड करी गई थी 342 आर्टिकल के बाद। आर्टिकल 338V में था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्ट्रक्चर, ड्यूटीज़ और पावर्स का प्रोविज़न, ये इसके गठन के बारे में था। आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे गवर्नमेंट के साथ में, स्पेसिफाई करेंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, इसमें कौन कौन सी कास्ट इंक्लूड की जाएंगी, कम्युनिटीज़ इंक्लूड की जाएंगी उसके बारे में। आगे कहा गया है कि अपने टास्क में आइडेंटिफिकेशन ऑफ SEVC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की आइडेंटिफिकेशन की जो टास्क है उसमें प्रेसिडेंट को गाइड करेंगे वो कमीशन, जो कि आर्टिकल 338V के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यह बिल प्रावधान करता है कि स्टेट को एडवाइस लेनी होगी इस कमीशन की अगर उससे कोई पॉलिसी बनानी है ओबीसी के वेलफेयर से रिलेटेड, और यह कमीशन जो भी रिपोर्ट बनाएगा वो स्टेट पर बाउंडिंग होगी। यह कमीशन यदि कोई ऐसी लिस्ट बनाता है जो कि ओबीसी में कौन सी जातियां सम्मिलित होंगी इसके बारे में है, तो यह स्टेट गवर्नमेंट से भी शेयर करी जाएगी और यह स्टेट गवर्नमेंट बाउंड होगी इसको मानने के लिए। ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं आर्टिकल 338V में। अब एक नज़र डालते हैं ओबीसी रिजर्वेशन की हिस्ट्री पर। तो इसके लिए पहला कमीशन बनाया गया था जनवरी 1953 में। गवर्नमेंट ने सेटअप किया था फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ सोशल रिफॉर्मर काका कालेकर। इनके द्वारा जो बनाया गया कमीशन ने सबमिट करी रिपोर्ट मार्च 1955 में। इसमें बताया गया कि 2399 ऐसी जातियां हैं जो कि बैकवर्ड हैं और उनमें से भी 837 जो हैं वो मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी में आई। तो यह रिपोर्ट जो है कभी इम्प्लीमेंट नहीं करी गई। इसके बाद गठित किया गया दूसरा कमीशन जिसको मंडल कमीशन भी कहते हैं। इसका कमीशन का गठन हुआ था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में 1978 में। इसमें विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, इनको हेड बनाया गया इस कमीशन का। इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम रखा गया। तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद दिसंबर 31 1980 को सबमिट करी और इसमें मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो थी वो गिर गई थी और इंदिरा गांधी जी आई पावर में
तो उन्होंने इसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट में भी यही। इसके बाद जब सरकार बदली तो अगस्त 7 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अनाउंस किया पार्लियामेंट में, एक्सेप्ट कर लिया है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को और ये सरकार देगी 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट्स को सारे सर्विसेज में ऑल लेवल्स पर। तो इस तरह से रिजर्वेशन मिला ओबीसीज को। और आज ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया, तो इसके बारे में जानते हैं। 2018 में आया था महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि SEVC एक्ट 2018। तो यह बहुत ही अच्छा चल रहा था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर दिया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था 5 मई। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के इस लेजिस्लेशन को चैलेंज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। पहली बार पिटिशनर्स ने कहा कि ये जो कोटा है वो वायलेट करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जो कि दिया गया था इंदिरा साहनी केस में 1992 में। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो किसी भी स्टेट में 50% के मार्क्स से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, यानी कि अगर भर्तियाँ 100 हैं तो 50 से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रखा जा सकता। इनिशियली 2018 में हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई के दौरान कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन जून 2019 में हाई कोर्ट ने इस मराठा कोटा को अपील किया, यानी इसको सही ठहराया और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा केवल कि ये जो कोटा है उसे 16% से घटा करके 12 या 13% कर दिया जाए, जो कि स्टेट बैकवर्ड कमीशन के द्वारा भी रिकमेंड किया गया था। जैसा कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया था 1992 में कि कोई भी जो रिजर्वेशन है वो किसी भी स्टेट में 50% मार्क्स से ऊपर नहीं बढ़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई के जजमेंट में 2021 के मई के जजमेंट में कि उसे ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं दिखा है जिसकी वजह से मराठा कम्युनिटी को सेपरेट रिजर्वेशन दिया जाए। 50% की सीलिंग लिमिट को हटा करके 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं दिखे। तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में कोई रिजर्वेशन 50% के मार्क्स से भी ज़्यादा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 2018 का एक्ट है ये वायलेट करता है इक्वलिटी के प्रिंसिपल को, जो कि दिया है आर्टिकल 16 में। ये जो एक्सीडिंग है लिमिट की, यानी कि लिमिट से ज़्यादा रिजर्वेशन देना, ये विदाउट एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के क्लियरली वायलेट करता है संविधान के आर्टिकल 14 एंड 16 को, जिससे ये इनेक्टमेंट हो जाता है अल्ट्रा वायरस, ऐसा वर्डिक्ट में कहा गया। तो अगर बात है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की, 50% मार्क को ब्रीच करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं तो यह 50% के मार्क्स से ऊपर जा सकता है रिजर्वेशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये क्लियरली अल्ट्रा वायरस हो जाता है आर्टिकल 14 और 16। अब जिस तरह से महाराष्ट्र स्टेट ने ये डिमांड करी थी, तो उसी तरह से आज जो करंट स्टेटस है कि 50% से ज़्यादा जो ब्रीचिंग हो रही है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन के लिए मांग हो रही है, दिया जा रहा है, तो ऐसी स्टेट्स हैं तमिलनाडु, हरियाणा और छत्तीसगढ़, जिनमें इस तरह का कोटा इंट्रोड्यूस किया जा चुका है जो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देता है। जबकि कुछ और स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और झारखंड, ये सब अभी सुप्रीम कोर्ट से पूछा है इन्होंने कि क्या हम इस कोटा की सीलिंग को हाइक कर सकते हैं, क्या हम इससे ज़्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब देखें कि क्या अमेंडेड किया गया है, यानी कि अमेंडमेंट हुआ है तो क्या बदला गया है। तो ये 127th अमेंडमेंट बिल है, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये क्लैरिफाई कर दे कि जो स्टेट हैं वो अपनी स्टेट लिस्ट को ओबीसी की को ऐसे ही मेंटेन कर सकती हैं जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले करती थी। यानी कि आर्टिकल 366(26)(26)(c) डिफाइन करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, और जो स्टेट लिस्ट है वो कम्प्लीटली प्रेसिडेंट की पहुंच से बाहर हो जाएगी। यानी कि स्टेट का ही पूरा अधिकार होगा कि वह किस जाति को, किस समुदाय को ओबीसी की लिस्ट में सम्मिलित करना चाहती है। इस पर पूरा हक अब स्टेट्स का होगा। तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। सो थैंक यू ऑल।